हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से संबंधित होंगे। मेरा प्रयास यही है कि जितने भी एग्जाम में जिनमें कैल्शियम से पूछा जाता है उनसे उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं उठाऊं और आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊं। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, जिसमें कि कुछ चीज़ें कवर होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि कई सारे विभिन्न एग्जाम्स हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, उनसे मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। तो ऐसे ही जैसे कि अगर हम बात करें कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, और ऐसे ही एक एग्जाम होता है ऐसे में सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा लोअर सबऑर्डिनेट का जो एग्जाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और अपर लोअर सब डिवीजन असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के भी क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं यहाँ इस वीडियो में। और राजस्व निरीक्षक और चकबंदी जो लेखपाल होता है, राजस्व लेखपाल है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी लिया है। ग्राम विकास अधिकारी, इनमें जो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी कई एग्जाम्स के मैंने क्वेश्चन पिक किए, वो जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम से लिया गया। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी में एलसीएम एच सी एफ चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चंस नोट करेंगे, उनको खुद एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग हर तरीके से क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे, मतलब कि बेसिक भी समझेंगे। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चंस को करना है, बाय ऑप्शन या और भी कोई एक शॉर्ट तरीका अगर हो सकता है तो हम उन सारी चीज़ों को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा प्लीज़, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। देखेंगे इसका सॉल्यूशन। कह रहे कि ये दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 11 से 44 और 13 हैं। लघुत्तम समापवर्त की अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम है आपका कितना, 1144। और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ है कितना, 13। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या, कि उन संख्याओं में से एक संख्या 104 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। उन संख्याओं में से एक संख्या क्या है, 4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 104 है तो दूसरी संख्या, और 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन में ऑप्शन लिख लो, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन को पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है उस तरह से सॉल्व कराऊँ। 157, 169 एंड 137 एंड 143, ये 4 ऑप्शन है आपके। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना, पहला तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या किया जा सकता है उस बात को जान लेंगे, बेसिक कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। बेसिक तरीका ये कहते हैं कि एलसीएम अगर इतना, अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ अगर हमने मान लिया है क्या कि 13 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, 13 AB। अब ये कैसे होगा आपको बताया, क्योंकि अगर एचसीएफ 13 है तो संख्याएं क्या होंगी, 13A एंड 13B। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 13AB। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1100 क्या, 44। बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, बेसिक की क्लासेज में आप देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी। तो a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 अट्ठे 104, हाँ 13 अट्ठे 104, और उसके बाद बचेगा आपका कितना, 6 6 4 10, यानी कि 104। फिर से आ जाएगा 13 अट्ठे 104, यानी कि ए बी कितना आ गया, 88। ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 88। अब अगर ए बी 88 आ गया, आपको ये पता है कि पहली संख्या इतनी, हमें ए और बी की वैल्यू कहीं से मिल जाए, ठीक है। लेकिन उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाना चाहिए, 13। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम भी क्वेश्चन लेते थे, मतलब अगर एचसीएफ 13 है तो संख्या क्या लेते थे, 13A एंड 13B। संख्या क्या लेते थे, 13A एंड क्या,
13b लेते थे, ठीक है। तो हमारे एलसीएम आता था 13, ab इज इक्वल टू कितना 1144, ऐसी ab इज इक्वल टू कितना आ गया 88। तो a और b जो होते थे ये क्या होती थी, अभाज्य संख्या होती थी। तो अब ऐसी दो संख्या में देखना है इनका मल्टीपल, जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए 88 आ जाए, और वो दोनों क्या हों, एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या नहीं मतलब सह अभाज्य संख्या हो। तो आपको होता है कि 11 मल्टीप्लाई बाई अगर हम 8 करें तो ये क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या है आपस में। तो a की वैल्यू अगर मान ले 11 तो b की कितनी हो जाएगी 8। तो आपको एक चीज पता है यहाँ पर सेकंड संख्या में पता करना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक फार्मूला आपको पता है क्या, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई क्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या आपको पता है। तो दूसरी संख्या या यहाँ से आप ना निकालें तो सीधे सीधे अब आपको पता चल गया क्या, एक मिनट यहाँ पे हम ऐसा कर लें कि हमें क्या चाहिए, दूसरी संख्या। पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 13, तो हम लेकिन हमें गिवन है कि क्या 104, हमें गिवन क्या है 104 गिवन है कि एक संख्या कितनी है 104 है। तो आपको पता है कि देखना एक संख्या अगर 13 ए तो ए की वैल्यू अगर आपने 11 लिया क्या, तो मतलब कहने का वो क्या पहली संख्या होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखना आप क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू ए की 11 ले ले तो क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 11, एक वैल्यू लेंगे क्या 8 तो ये हो जाएगा 8। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 33 और 3 और ये कितना हो जाएगा 14 यानी 143। और आपको बताया 8 3 24, 4 आ जाएगा तो 8 एकम 8 2 10 यानी कि 104। तो एक संख्या 143 ये आपको गिवन था। तो अब अगर आप दिमाग लगा जाते थोड़ा सा आप समझ जाते क्या कि तुरंत मल्टीप्लाई करके तो 8 3 24 यानी कि ये 8 रखेंगे तो वो ए हो जाएगा 24 क्योंकि 104 आ रहा है। तो 8 3 24 तो आप इसे निकालते ही नहीं, आप केवल क्या करते फिर 11 का मल्टीप्लाई करते और सेकंड संख्या बता देते कितना आएगी 143 होगा। क्लियर है ना इतना, ठीक है। तो ये तो एक हुआ बेसिक तरीका कि हम ऐसे क्वेश्चन में जा सकते थे। अब हम क्या ऑप्शन से क्वेश्चन को बिल्कुल देख करके तुरंत सॉल्व कर सकते थे, हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आपको पता है कि अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो उन दोनों संख्याओं को ये 13 क्या कर रहा होगा, पूरी तरह विभाजित कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये 13 क्या कर रहा होगा उन दोनों संख्याओं को कंप्लीटली विभाजित कर रहा होगा। तो आप बताइए कि जो दूसरी संख्या होगी वो वही होगी ना जो कि क्या होगी 13 से विभाजित होगी। क्लियर है ना इतनी बात। तो आप चेक कर लें, इससे डिवाइड करेंगे 13 से, 13 कम 13 और आ जाएगा 27, तो ये तो डिविजिबल होगी नहीं। इसी तरह हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो 13 कम 13 और ये तो ये भी डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ पर जब हमने बात देखा तो क्या देखा कि 13 कम 13 और 13 से 39 यानी कि ये 13 से डिविजिबल, क्योंकि 13 13 में 169 होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर हमने देखा तो ये संख्या भी क्या है 13 से डिविजिबल है। तो अब देखना वैसे अगर केवल एक संख्या बचती, एक ऑप्शन बचता जो कि 13 से डिविजिबल होता तो वही हमारा आंसर होता, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो कह रहा है कि दो ऑप्शंस बच रहे हैं, तो अब इन दोनों ऑप्शंस दोनों 13 से डिविजिबल है, तो कोई भी आंसर इनका हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि यहीं से क्वेश्चन का आंसर कैसे कर दें तो क्या होगा 169 भी हो सकता है 143 भी हो सकता है। अब आप ये देख लें क्या कि एक छोटा सा फॉर्मूला बताओगे, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के एचसीएफ। आप मुझे बताएं कि अगर आपने आपका एलसीएम कितना है 1144, तो इनका इकाई का कितना है 4 है, एचसीएफ कितना है 13। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाई आप एचसीएफ करेंगे, देखना अभी मैं इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ऑप्शन से आप 2 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हाँ कब कर सकते हैं जब बेसिक आता होगा तभी तो ना। तो क्या हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या। तो एलसीएम इकाई का अंक देखना क्या 4 और एचसीएफ का इकाई का अंक 3, यानी कि ऐसा कोई नंबर आने वाला है जिसका कि इकाई का अंक 4 3 12, इकाई का अंक क्या आने वाला है 2 आने वाला है। तो आपने अगर 169 ले लिया दूसरी संख्या को तो क्या होगा, देखना दिमाग लगाना। पहली संख्या 4 थी तो इसका इकाई का अंक 4, दूसरी संख्या अगर आपने 9 ले ली मतलब 169 ले लिया तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6, जो कि क्या इसके बराबर होगा, मतलब ऐसे नंबर के बराबर होगी जिसका कि इकाई का अंक यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 6, तो ये तो बराबर नहीं हो गया, यानी कि फिर 169 नहीं हो सकता। हमने फिर 143 का 3 लेकर के देखा तो देख ले 4 3 12 यानी कि इकाई का अंक यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो ये सही। अब ये बात देखो मुझे समझाने में हो सकता है समय लग रहा हो क्योंकि आपको मुझे समझाना है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से किया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ट्राई करेंगे प्लीज तेजी से।
अब देखना ये क्वेश्चन, ये भी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रतियोगी जो परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, आपने ट्राई भी कर लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 23 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो कारक। क्या मतलब है कि आपको पता है कि जब HCF 23 होता है तो संख्याएं क्या मानते हैं, 23A एंड क्या 23B। फिर इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या आता है, 23AB। बात समझ, तो यही तो ये अन्य दो कारक हैं एलसीएम के। बात समझ आ रही है ना, यानी कि वो जो दे रहा है वैल्यूज किसके दे रहा है, A एंड B के दे रहा है। बस ये आपको समझना था इस क्वेश्चन में। ठीक, तो कह रहा है A कितना है, 29 है एंड B कितना है, 49 है। देन आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो एक संख्या 23A है और एक संख्या 23B है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या। तो अब यहाँ पर देखना, एक संख्या होगी 23 मल्टीप्लाई बाई क्या 29 एंड एक संख्या होगी 23 मल्टीप्लाई बाई क्या 49। क्लियर है ना। अब यहाँ से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 23 में 29 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 23 में 49 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा बड़े नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बड़ी संख्या होगी। आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब आपको बताए कि यहाँ पर ऑप्शन गिवन क्या है। आप बाय ऑप्शन देखना, एक ऑप्शन है 667, 619, 723 एंड एक ऑप्शन है आपका 741। तो अब यहाँ पर ध्यान देना प्लीज, समय बचाना है। अगर आपको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना है तो एक एक बात को ध्यान देना प्लीज। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब एक तो तरीका है कि हम इसे पूरा सॉल्व करें, देन हम फिर अच्छे से देखें कि हाँ गुणा करके क्या आया और उसे हम टिक कर दें। बशर्ते एक बात और यहाँ पर कर सकते हैं जो कि एक सेकंड में आपका आंसर देगी, क्या कि आप ये देखें कि इनका इकाई का अंक जो है सभी का क्या है, अलग अलग है। अगर इनका इकाई का अंक सभी का अलग अलग है तो हम क्यों ना इनका इकाई का अंक केवल देख लें। तो हमने देखा 9 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 27, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप बात समझ आएगी। तो पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, यही छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाता रहूँगा। प्लीज़ ईमानदारी से फॉलो करते रहना सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाने रहे, मैं यहाँ पर लिखे था हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ये सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी 2018 में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, 10 की घात 2, सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बस थोड़ा सा लॉजिक था। देखो 10 की घात 2, 11 की घात 2 और कह रहे हैं 12 की घात क्या 2, 12 की घात 2। इनका आपको बताना था एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या 10 की घात 2, 11 की घात 2, 12 की घात 2 का एलसीएम क्या होगा। और चार ऑप्शन आपके दिए गए थे। क्या था पहला ऑप्शन 4356000 एंड सेकेंड ऑप्शन था आपका 4536000 एंड थर्ड ऑप्शन था 3456000 एंड फोर्थ ऑप्शन था 654300। ये चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन आपको बताना था कि 10 की घात 2, 11 की घात 2, 12 की घात 2 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो समझिएगा, आपको मैंने सिखाया है स्टार्टिंग में कि जब भी इधर घात के रूप में लिखा होता है हम इनका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, आपको बताया कि इनको पहले अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिख लें। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 यानी 2 की घात 2 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2। 5 × 10 की घात 2 अभी भी लिखा हुआ है। कामा यहाँ पर कितना है बेटा 11 की घात 2, क्योंकि 11 खुद अभाज्य है। 12 की अगर हम बात करें तो 12 को क्या लिख सकते हैं, अब 12 को आप जब लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं 4 × 3 क्या 12, यानी कि 4 की घात 2, ये 4 की घात 2 की घात मतलब आप 4 कर सकते हो मल्टीप्लाई में क्या 3 की घात 2। बात अभी भी वही लिखी हुई है। अब क्या करते थे, एलसीएम लेना होता था तो हम क्या करते थे, एलसीएम ध्यान देना, एलसीएम जब यहाँ पर फाइंड आउट करना है हमें तो क्या करेंगे, आपको बताया था कि एलसीएम के लिए आप किसी भी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात लेंगे। हमने देखा 2 है अभाज्य संख्या, 2 की अधिकतम घात तीनों में, मतलब ये तीनों में हो चाहे ना हो लेकिन हाँ कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो 2 की अधिकतम घात कितनी 4, तो 2 की अधिकतम घात कितनी 4 मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखें अभाज्य संख्या 3, तो 3 की अधिकतम घात कितनी है 2 है, फिर मल्टीप्लाई हुई। 5 की अधिकतम घात कितनी है 2 है, फिर मल्टीप्लाई हुई। क्या 11 की अधिकतम घात कितनी है 2 है।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर फिर वही इंपॉर्टेंट बात, क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यही आती है ना कि अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज कर सकते हैं। कैसे कि आपको पता है कि अगर मैं इससे इससे की अगर हम बात करें कि क्या, कि 2 की घात 4 को, अब देखना वैसे तो डायरेक्टली आपको समझ आ जाना चाहिए, लेकिन हाँ अब आपको मुझे समझाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्या कि इधर साइड में लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको क्या, कि 2 की घात 2 मल्टीप्लाई में 2 की घात 2 लिख दो, 2 की घात 4 को, कोई तकलीफ नहीं। इधर 3 की घात 2 है, लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई में क्या 5 की घात 2, ये भी लिखा रहने दो, और 11 की घात कितना 2। अब देखना ये सब आपको एग्जाम में करना नहीं होगा, ये तो आप तुरंत ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, तो लिख करके तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या आप बताइए मुझे कि ये 2 की घात 2 है, तो ये 4 हो जाएगा, और 5 की घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 चौको मल्टीप्लाई, लास्ट के अंक तो 2 जीरो आने वाले हैं, ये तो चेक भी नहीं करना क्योंकि सभी ऑप्शंस में थे, तो ये तो हो गया। लेकिन अब मुझे अगर ये वाले अंक की बात पता चल जाए, इधर वाले अंकों की बात पता चल जाए, तो हमारा आंसर अच्छे से निकल आए। तो बस आपको ये देख लेना था, क्या 2 की घात 2 4 मल्टीप्लाई में क्या ये 9 है, और ये कितना 121 हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है कि 9 चौक 36, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 36 मल्टीप्लाई में क्या 121। तो पहली चीज देखो, 6 कम 6 यानी कि ऐसा नंबर जो इकाई का अंक 6 हो, लेकिन अब ये तीन ऑप्शन में 6 6 है। अगर ये इकाई का अंक, ये मतलब इकाई का अंक नहीं, अब यहाँ पर तो मतलब सैकड़ा वाला अंक है, तो अगर ये अंक डिफरेंट होता तो हम डायरेक्टली टिक कर देते आंसर। आई होप आपको दिखा नहीं होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, हाँ ठीक। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे कि 6 कम 6 अगर करते हैं, तो इकाई मतलब सैकड़ा वाला जो अंक है वो 6 आ रहा है, तो अब सैकड़ा वाला 6 अंक अगर एक ऑप्शन में केवल होता तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाता। लेकिन अब हम यहाँ पर 2 अंकों तक निकालना पड़ेगा, तो कोई इशू नहीं है, आप क्या कर लें, तुरंत मल्टीप्लाई कर लें इन चीज़ों को। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, आप ऐसा भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि 36 से सीधे मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना होगा देखना, 36 से कम 36 हो जाएगा, तो यानी कि इसकी कैरी कितना आ जाएगा, 6, मतलब 3 कैरी आ जाएगा, तो और फिर इसके बाद देखना क्या हो जाएगा, फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 दूना 72, और 3 कैरी था तो कितना हो जाएगा 75, तो 75 5 आ जाएगा। यानी कि इकाई का मतलब 2 जीरो के बाद एक अंक कौन कौन से आने वाले हैं, 5 और 6। तो अब 5 और 6 की अगर हम बात करें तो देखना, इस क्वेश्चन को उसने क्या किया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाया। कॉम्प्लिकेटेड बनाने का मतलब उसने चाहा है कि कोई भी ऑप्शन से ना कर पाए। देखो अब 5 6 इसमें भी है, 5 6 इसमें भी है, अब 2 ऑप्शन ये तो कट गए, लेकिन अब इन 2 ऑप्शन यानी कि हमें वो उस क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो अब 36 से कम 36, और 36 आपको पता है कि 36 और 4 कितना 40, और 3 43, यानी कि कितना आ जाएगा 4356। तो 4356 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हाँ थोड़ा सा बस दिमाग लगाया जा सकता है, बाकी मैंने सोचा ऑप्शन से किया जाए तो हाँ थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक जो है हमें पूरा पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। ये भी क्वेश्चन मैं दिखा नहीं रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं लिखे दे रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखना यहाँ पर कह रहा है कि 11 बटे क्या 20, 11/20, एंड 33 अपॉन कितना 50, एंड 77 अपॉन कितना 60। आपसे इनसे पूछा जा रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। सिंपल सी बात पूछिए, एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको, ये नोट कर लेंगे कि 11/20, 33/50, 77/60 का एलसीएम क्या होगा। ये सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बात ये नहीं कि किस एग्जाम में पूछा गया है, अब आपको मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपने अगर मेरे क्लासेज पढ़ी हैं एलसीएम एचसीएफ की बेसिक क्लासेज, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा दिया है, इतने सारे मैंने एसआई के एग्जाम कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए मैंने, टीटी सीटेट के कराए मैंने, और अभी हम यूपी ट्रिपल एससी से के करा रहे हैं, ठीक है। अधिकतर एग्जाम्स हम कवर कर के ले रहे हैं। फिर भी अगर हम बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो कि मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर का हो, ठीक है। क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ ही बातें हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं, उन्हीं को हमें ध्यान देना होता है। तो देखना इसका एलसीएम निकालना है, तो अब भिन्नों का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते थे, कि भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करते क्या थे कि अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो अंश का हम क्या लेते थे एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ क्या न्यूमरेटर, एंड हर का हम लोग क्या लेते थे
HCF यानी कि HCF ऑफ क्या, डिनोमिनेटर। बस इतनी बात थी, तो ले लें एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। इनका क्या हमें लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि इन सभी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब अगर इन सभी से डिवाइड होना है तो आपको बताइए कि यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 11, 33 एंड 77। तो कौन सी संख्या ऐसी है जो कि इन सभी से क्या होगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, तो 77। ठीक है, जो कि सॉरी नहीं 77 नहीं होगी, एक मिनट। आप इसको ऐसे एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या, 11, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, 33 एंड क्या 77। तो एलसीएम क्या निकालने का तरीका, 11 से डिवाइड किया, 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 33 एंड 11 सेवन जा 70। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, 7। बात समझ आएगी ना। अब देखना हमें क्या लेना होता है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या लेना होता है, HCF। डिनोमिनेटर में क्या है, 20, 50, 60। इनका हमें HCF लेना है, तो ऐसा कोई नंबर ढूंढना जो कि इन सभी को क्या कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दें। तो पहला तो 10 ही, 10 क्यों ना 20, 10 बचे 50, 10 छक्का 60। क्या और कोई नंबर ऐसा है जो कि इन सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, नहीं। तो HCF कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ पर 10 आ गया तो यानी कि अब आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, क्या, इसके चार ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया था 11/10, और दूसरा ऑप्शन दिया गया था 23 होल 1/10, एंड तीसरा ऑप्शन दिया गया था 36 होल 9/11, एंड एक और ऑप्शन था क्या, 300/11। ये चार ऑप्शन दिए गए। अब अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा अपना दिमाग यूज करेंगे तो क्या, अब आप इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर 10 से डिवाइड करने नहीं बैठेंगे। आपको पता है कि नीचे क्या आने वाला है, नीचे तो 10 आने वाला है। तो यह हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। क्लियर हो गया ना पहली बात, ठीक। तो अब दो ऑप्शन आपके बचे। अब ये बात देखना है कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या 11 आने वाला है, नहीं ना। तो फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको एग्जाम में दूसरे लोगों से अलग करेंगी, जो कि मैं सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बेसिक तो आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज, नोट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसी एग्जाम में उसी सेट का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे गए थे एलसीएम सेट के सेट में। कह रहे भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा निकालने पर क्या अंतिम भाजक 49 है। देखना आप पहली चीज ये समझिए कि जैसे कि हम लोग मासा निकाल रहे होते हैं भाग विधि द्वारा, तो कैसे निकाल रहे होते हैं, तरीका हमारा क्या होता है, इसको मैं इधर समझा दे रहा हूँ कि तरीका जो हमारा होता है वो ये होता है क्या, कि भाग हम देते हैं इस तरह से किन्हीं दो संख्याओं का, ठीक। फिर यहाँ पर कोई नंबर आता है, फिर यहाँ पर कोई नंबर आता है, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो भी आता है उससे हम लोग भाग दे रहे होते हैं, किसको, इस वाली संख्या को। ऐसा ही तो करते हैं ना। फिर यहाँ पर कोई नंबर आता है, कोई नंबर आता है, और फिर जो शेष बचता है उससे हम भाग दे रहे होते हैं, कहाँ, यहाँ पर। बात समझ आ रही है ना, यही तो कर रहे होते हैं ना, अगर बेसिक समासा आपको पता है तो क्या। अब यहाँ पर देखना छोटी छोटी बातें, आपसे कह रहा है कि अ, अंतिम भाजक कितना है, 49, यानी कि एक भाजक ये पहला, ये दूसरा, और क्योंकि तीन शेषफल बच रहे हैं तो अंतिम भाजक यानी तीसरा होगा, यानी यहाँ पर कितना 14 है। ये कितना आने वाला है, 14। और शेषफल कह रहा है, संबंधित शेषफल क्या है, 17, 3 और 2, 17, 3 और 2, यानी कि पहले शेषफल कितना बच रहा था, 17। शेषफल बोल रहा है, भागफल नहीं, शेषफल, शेषफल नहीं, भागफल ही कह रहा है, सॉरी। भागफल ही कह रहा है कितना, 17, 3 और 2 है। पहला भागफल 17, 3 और क्या है, 2 है। बात समझ आ रही ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अगर अंतिम भागफल 2, अब अंतिम भागफल भाजक क्या होता है, अंतिम भाजक वही होता है जो कि उस संख्या को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। और कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है ना। 49 इस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना, 2 9 जा 18, 1 2 4 जा 8, 1 9, यानी 98, और 98 आया होगा तभी तो ये कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। बात समझ आ रही ना। तो अब आप बताइएगा मुझे, ये इसके ऊपर यहाँ से हम उल्टा जाते हैं, थोड़ा सा थोड़ा स्पेस दे करके वो करेंगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो थोड़ा पीछे से जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये 98 कहाँ से आया होगा,
ये वाला भाजक होता था जिसको हम यहाँ पर जो शेषफल, ये क्या होता था, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता था। रिमाइंडर से हम फिर इस वाले भाजक को भाग दे रहे होते, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 98। अब आप मुझे बताइएगा कि 98 से कितनी बार भाग दिया होगा, 3 बार भाग दिया गया है। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कोई नंबर आएगा जिसको कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना रहा होगा नंबर, और यहाँ पर कितना रहा होगा, उस बात को हम लोग समझेंगे। आप मुझे बताइएगा कि 98 से अगर डिवाइड किया गया और 3 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, यानी कि 98 मल्टीप्लाई विथ 3, ये तो यहाँ पर रहा होगा, और 49 ये वाला नंबर अधिक रहा होगा, तभी तो इसमें इसको घटाया गया होगा, 49 है, यानी इस नंबर से ये वाला नंबर 49 अधिक रहा होगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें कितना, ये हो जाएगा 24 और 2, और ये 27 एंड 20, यानी 294। यानी कि यहाँ पर कितना आया होगा बेटा, 294। तो ऊपर कितना नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम सब्ट्रैक्ट करें कि 49 आ जाए। तो अब क्या करूँ, इसमें आप 49 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे ही सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 13 3 1 कैरी, और 14 4 1 कैरी, यानी 343। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 343। अब ये बताइए ये नंबर कहाँ से आया होगा, ये तो यहाँ से आया होगा ना, 343 से। क्लियर है ना। फिर अब एक बात समझिए यहाँ पर क्या, कि अब 17 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड हुआ होगा, कितने टाइम्स, 17 टाइम्स डिवाइड हुआ होगा, और कोई नंबर आया होगा जिसमें कि इस वाले संख्या से इसे सब्ट्रैक्ट किया गया होगा, तो कितना बचा होगा, 98। तो अब क्या कर लो आप, इससे मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितना आ जाएगा, 343 मल्टीप्लाई में क्या 17, ये कितना आता है जाएगा, 70 कितने 51, 5 और 70 चको 68, 68 और ये कितना हो जाएगा 73, 3 तो कितना आ जाएगा 7, और 70 51, और ये 7 कितना हो जाएगा 58, यानी 5831। तो 5831 तो यहाँ आया होगा, तो यहाँ नंबर क्या रहा होगा, 98। आप क्या कर दें, उसमें ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 5831, और 98 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 819 9312 2 1 कैरी, यहाँ पर 9 और 5, यानी 5929। क्या आने वाला है, 5929। आई होप आपको बस बात समझ आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर नंबर क्या आने वाला है, 5929, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ 5929। तो आपको बताए एक संख्या 343 होगी और एक संख्या क्या होगी 5929, तभी तो उनका HCF ऐसे भाग्य से निकाला गया होगा। क्लियर है ना ये बात। तो 343 एंड 5929, तो एक संख्या तो 343 और एक संख्या 5929। आपसे कह रहा था आगे क्वेश्चन में कि दोनों में से बड़ी संख्या को जब 433 से विभाजित करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, यही तो है 5929। तो आपसे कह रहा है 5929 को, इसको हम किससे भाग करें, यहाँ पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, किससे भाग देना है 433 से। तो 433 से आप जब भाग करेंगे तो 59 और 29, तो कह रहा है शेषफल कितना आना चाहिए, तो सिंपल सा है, ये एक बार भाग जाएगा, कितना आएगा 433। ये कितना हो जाएगा, 12 में हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है 9 होगा, 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करना है 5 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, फिर 159, और इसे भी यहाँ पर ले आएंगे तो कितना, अब देख लें 4 3 12 4 चौक 16, लगभग 3 बार भाग जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 चौको क्या 12। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आने वाला है, 9 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 9 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, एंड 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 और क्या 3। तो यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है 300। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा 300। तो आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे 288, 300 एंड 307 एंड 400, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सी लैंग्वेज, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। HCF जो है उनका वो कितना है 15 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, सम पूछा जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है पहला 105, दूसरा 115, तीसरा 120 एंड चौथा ऑप्शन है क्या 110। आई होप बात क्लियर होगी। तो देखना सिंपल सा क्वेश्चन है, किसमें पूछा गया, सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा यानी लोअर सबऑर्डिनेट जो होता है उसमें 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो पहली चीज़ तो क्या है बेसिक, पहले बेसिक जाते हैं। बेसिक हमें सम पूछा था, आप बताइए कि HCF अगर 15 है तो संख्याएं क्या होंगी,
आपको पता है कि यहाँ पर 3:4 में वो दोनों संख्याएं हैं। तो यहाँ पर से क्या आएगा, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो इतना तो सीख ही चुके होंगे, 3x और क्या 4x, कि x क्या होगा दोनों में कॉमन है, तो यही तो HCF, और वो कितना दिया गया 15। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 15 से 45 एंड 15 चौको क्या 60। आपसे पूछ रहा है बेटा क्या सम, उन दोनों का हमें योग बता दो, 6 4 10 105, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 105। अब यहाँ पर बेसिक के अलावा क्या इसे ऑप्शन से किया जा सकता था, हाँ बिल्कुल किया जा सकता था। कैसे करते, पहली चीज तो आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है क्या, कि आप मुझे बताइए जब इनका आप सम कर रहे होंगे तो क्या आएगा, आप x कॉमन ले लें तो क्या आएगा अंदर 3+4 आएगा, तो यानी कि क्या 7, यानी कि जो भी इनका सम होगा वो संख्या किससे डिविजिबल होगी 7 से। क्या पहली बात क्लियर है कि जो भी इनका सम होगा उन दोनों संख्याओं का किससे डिविजिबल होगी 7 से। ये आप डायरेक्टली यहाँ से याद रखा है कि अगर अनुपात दिया गया है तो जो इनका सम आएगा तो वो इनके योग से डिविजिबल होगा, यानी 7 से डिविजिबल होगा। आप देख लें कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है, तो देखा आपने क्या 7 एकम 7 7 गुना 35 ये डिविजिबल है, लेकिन हो सकता है और कोई आंसर हो हमारा, तो और भी चेक करेंगे कंडीशन। तो यहाँ पर हमने देखा क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 एकम 7 और 4 7, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इसे देखा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा कितना 5, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 एकम 7 और ये भी 7 से डिविजिबल, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो बात समझ आई ना, ऑप्शन से हम इसे डायरेक्टली कर सकते थे। क्लियर है।